जब तक शेर अपना इतिहास खुद नहीं लिखता, तब तक हर कहानी में शिकारी ही जीतता है। इतिहास की ये एक बेहद मशहूर और गहरी कहावत है। और सच कहूं तो इसी एक विचार के इर्द गिर्द आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण घूमने वाला है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो इतिहास हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो आखिर किसकी कलम से लिखा गया है, और क्या हमने कभी उस कहानी का दूसरा पहलू देखने की कोशिश की है। तो आज हम बात करने वाले हैं द फॉरगॉटन रॉर रिक्लेमिंग रीजनल हिस्ट्री के बारे में। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प स्रोत सामग्री पर चर्चा करेंगे। हम उन खोई हुई कहानियों, क्षेत्रीय आख्यानों और उन गुमनाम नायकों की बात करेंगे जिन्हें मुख्यधारा के इतिहास में कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया गया। हमारा मकसद किसी एक पक्ष को सही या गलत ठहराना नहीं है, बल्कि स्रोत के आधार पर इतिहास के उन पन्नों को निष्पक्ष रूप से पलटना है जो अक्सर हमारी नज़रों से बच जाते हैं। आज की इस चर्चा के 5 मुख्य बिंदु होंगे। पहला, शेर और शिकारी। दूसरा, मराठा साम्राज्य बनाम राजपूताना। तीसरा, राजस्थान के गुमनाम क्रांतिकारी। चौथा, बारहट परिवार का संघर्ष। और पांचवा, प्रताप सिंह का सर्वोच्च बलिदान। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, शेर और शिकारी। क्या आपने कभी सोचा है कि राजस्थान का जो इतिहास हम जानते हैं वो ज्यादातर बाहर के लोगों ने क्यों लिखा? स्रोत यहाँ एक बहुत ही सटीक बात की ओर इशारा करता है। दरअसल गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा जैसे जो स्थानीय इतिहासकार थे, उन्होंने अपना शोध और लेखन का काम काफी देर से शुरू किया। और इस देरी का सीधा फायदा किसे मिला? बाहरी लेखकों को। उन्हें अपनी तरह से, अपने नजरिए से यहाँ की कहानी गढ़ने का पूरा मौका मिल गया। सीधे शब्दों में समझें तो जब तक शेर ने अपनी कहानी बताने के लिए कलम उठाई, तब तक शिकारी अपना नैरेटिव, अपनी कहानी हर जगह सेट कर चुका था। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे विषय की तरफ, मराठा साम्राज्य बनाम राजपूताना। अगर हम समय में थोड़ा पीछे जाएं 17वीं सदी में, तो इन दोनों के बीच के रिश्ते की शुरुआत बड़े ही सम्मानजनक तरीके से हुई थी। छत्रपति शिवाजी ने अपने मेवाड़ वंश को बहुत गर्व के साथ स्वीकार किया था। फिर 18वीं सदी की शुरुआत आती है, बाजीराव पेशवा का समय। उस वक्त भी कूटनीतिक बैठकों में बराबरी का प्रोटोकॉल होता था, समान बैठने की व्यवस्था होती थी, मतलब एक दूसरे के प्रति पूरा सम्मान था। लेकिन स्रोत के अनुसार 18वीं सदी के अंत तक आते आते चीजें बिल्कुल बदल गईं। सिंधिया और होलकर गुटों ने इलाकों में हमले और लूटपाट शुरू कर दी, और यहीं से वो कूटनीतिक और सम्मानजनक रिश्ता एक खुले टकराव में तब्दील हो गया। अब यह टकराव सिर्फ बातों तक सीमित नहीं था। इतिहास में इसके पुख्ता सबूत मौजूद हैं। शिप्रा नदी का युद्ध, एकलिंग का युद्ध, खाड़िया नाल की लड़ाई और तुंगा पाटन तथा मालपुरा के भीषण युद्ध। स्रोत इन सभी लड़ाइयों का उदाहरण देते हुए एक बहुत ही मजबूत तर्क रखता है। वो ये कि इतनी सारी निरंतर लड़ाइयाँ ये साबित करती हैं कि राजस्थान किसी बाहरी ताकत के सामने घुटने टेक कर शांति से नहीं बैठा था। वो लगातार अपना बचाव कर रहा था, सक्रिय रूप से प्रतिरोध कर रहा था। यहीं पर स्रोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर भी स्पष्ट करता है, जिसे अक्सर इतिहास की किताबों में मिला दिया जाता है। एक तरफ होता है स्टेट टैक्स, यानी वैध राज्य कराधान। ये वो पैसा है जो एक सरकार अपने नागरिकों से लेती है और बदले में उन्हें सुरक्षा और अच्छे प्रशासन की गारंटी देती है। लेकिन दूसरी तरफ स्रोत मराठा निष्कर्षण की बात करता है। इसे सीधे तौर पर हिंसा या लूटपाट के डर से की गई जबरन वसूली बताया गया है। सुरक्षा के बदले दिया गया टैक्स और डर से दी गई रकम, इन दोनों के बीच का ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। हमारा तीसरा विषय है राजस्थान के गुमनाम क्रांतिकारी। जब भी हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो कुछ गिने चुने नाम ही हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन प्रताप सिंह बारहट, कुशाल सिंह चंपावत या विजय सिंह पथिक जैसे नामों के बारे में हम कितना जानते हैं? स्रोत यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने रखता है। क्या आप जानते हैं कि खुद महान क्रांतिकारी भगत सिंह के गुरु सचिंद्र सान्याल प्रताप सिंह बारहट के रूममेट थे? भगत सिंह के लेखों से ये पता चलता है कि उन्हें क्रांति की कितनी बड़ी प्रेरणा प्रताप सिंह से मिली थी। सोचिए, इतने महत्वपूर्ण होने के बावजूद ये क्षेत्रीय नायक आज हमारी पाठ्यपुस्तकों और आम चर्चाओं से गायब क्यों हैं? ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे कुछ कहानियां मुख्य धारा तक पहुंचते पहुंचते कहीं खो जाती हैं। और बात सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं थी। 1857 की क्रांति के समय के कुछ अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का जिक्र तो किसी स्पाई थ्रिलर जैसा लगता है। कथित तौर पर ऐसे रूसी दस्तावेज मिले हैं जो बताते हैं कि जोधपुर, जयपुर और बीकानेर के राजाओं ने सीधे रूसी जार से संपर्क किया था। उन्होंने अनुरोध किया था कि रूसी सेना अफगानिस्तान पार करके आए और अंग्रेजों पर हमला करे।
इतना ही नहीं, स्रोत बताता है कि महान कवि सूर्यमल मिश्रण ने तो कूटबद्ध पत्र यानी कोडेड लेटर्स लिखे थे। सशस्त्र क्रांति की गुप्त योजनाओं को छिपाने के लिए वो अप्सराओं के आसमान से उतरने और उनके नृत्य जैसी काव्यात्मक भाषा का इस्तेमाल करते थे। इतिहास का ये पहलू वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना? और ये कोई छिटपुट या बिना सोचे समझे किया गया विद्रोह नहीं था। इस नेटवर्क को देखिए, इन क्रांतिकारियों के बीच गजब का समन्वय था। जयपुर में अर्जुन लाल सेठ ही लोगों की भर्ती कर रहे थे और उन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे। कोटा में केसरी सिंह बारहट का काम था क्रांति के लिए पैसा और जनशक्ति जुटाना, और उधर अजमेर में गोपाल सिंह खरवा हथियारों के निर्माण का पूरा जिम्मा संभाल रहे थे। स्रोत के अनुसार ये एक बहुत ही सुनियोजित हाई लेवल का बहुशहरी नेटवर्क था, जिसे इतिहास में शायद ही कभी उतनी तवज्जो मिली हो जितनी मिलनी चाहिए थी। अब हम अपने चौथे विषय पर आते हैं, बाराहट परिवार का संघर्ष। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। ये एक ही परिवार के सामूहिक बलिदान का अत्यंत दुर्लभ मामला है। पिता केसरी सिंह बाराहट हजारीबाग जेल में कैद थे। चाचा जोरावर सिंह बाराहट, जो जिंदगी भर भूमिगत रहे, अंग्रेजों की नाक के नीचे से बचते रहे और कभी पकड़े नहीं गए। और बेटा युवा प्रताप सिंह बाराहट, जो बहुत ही छोटी उम्र में देश के लिए शहीद हो गया। स्रोत बहुत ही मजबूती से यह दावा करता है कि शायद ही पूरे भारतीय इतिहास में आपको ऐसा कोई दूसरा उदाहरण मिले जहां एक ही परिवार ने अपना सब कुछ, अपना पूरा वजूद इस तरह से स्वतंत्रता संग्राम की आग में झोंक दिया हो। और यहीं से हम अपने आखिरी और सबसे भावुक भाग पर पहुंचते हैं, प्रताप सिंह का सर्वोच्च बलिदान। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। ब्रिटिश अधिकारी चार्ल्स क्लीवलैंड सामने बैठा है और उसके सामने है 22 साल के युवा प्रताप सिंह बारहट, जिनका शरीर काफी भारी भरकम था। माहौल में भारी तनाव है। क्लीवलैंड का इकलौता मकसद था किसी भी तरह से इस नौजवान को मनोवैज्ञानिक या शारीरिक रूप से तोड़ना। वो चाहता था कि प्रताप टूट जाए, सरकारी गवाह बन जाए और उस पूरे गुप्त क्रांतिकारी नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दे जिसके बारे में हमने अभी बात की। अंग्रेजों ने प्रताप को तोड़ने के लिए वाकई कोई कसर नहीं छोड़ी। एक एक करके क्रूर हथकंडे अपनाए गए। पहले उन्हें आज़ादी और सुख सुविधाओं की रिश्वत देने की कोशिश की गई। जब वो नहीं माने तो उन्हें जबरन उनके पिता केसरी सिंह से मिलवाया गया, जो खुद कैद में थे। अंग्रेजों को लगा कि शायद पिता को देखकर वो भावुक हो जाएंगे, लेकिन ये दांव भी उल्टा पड़ गया, क्योंकि पिता ने साफ कह दिया कि अगर तूने देश से गद्दारी की तो जेल से बाहर आते ही मैं खुद तुझे गोली मार दूंगा। और फिर अंत में अंग्रेजों ने सबसे नीच तरीका अपनाया। उन्होंने प्रताप से झूठ बोला कि उनकी बीमार मां मरने वाली हैं और वो उनसे मिलना चाहती हैं। ये सब सिर्फ इसलिए किया गया ताकि वो मानसिक रूप से टूटकर अपना गुनाह कबूल कर लें। लेकिन इतनी अमानवीय यातनाओं और मानसिक दबाव के बावजूद प्रताप सिंह नहीं टूटे। उनके जवाब ने इतिहास रच दिया। उन्होंने कहा, मैं अपनी एक माँ के आंसू पोंछने के लिए हजारों माताओं को रुला नहीं सकता। इस एक वाक्य को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जरा सोचिए, उस 22 साल के लड़के में क्या गजब की दृढ़ता रही होगी। उसने अपने साथियों के साथ गद्दारी करने के बजाय अकल्पनीय व्यक्तिगत पीड़ा और मौत को गले लगाना सही समझा। सिर्फ 32 किलो, ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये अपने आप में एक खौफनाक दास्तान है। स्रोत बताता है कि शुरुआत में प्रताप सिंह का वजन 122 किलो से भी ज्यादा हुआ करता था, लेकिन जब लगातार दी गई बर्बर यातनाओं के बाद उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो उनका वजन घटकर मात्र 32 किलो रह गया था। ये संख्या चीख चीख कर उस शारीरिक प्रताड़ना की भयावहता की गवाही देती है जो उन्होंने बिना एक शब्द बोले खामोशी से सह ली। इस पूरी यातना का अंत किस रूप में हुआ? खुद उस क्रूर ब्रिटिश अफसर चार्ल्स क्लीवलैंड को हार मानकर ये कहना पड़ा, मैंने इतना बहादुर लड़का कभी नहीं देखा। ये बात बहुत कुछ कह जाती है। वो क्रूर पूछताछ करने वाला अधिकारी भी प्रताप के उस अडिग संकल्प के आगे नतमस्तक हो गया था। ये प्रताप सिंह की वैचारिक जीत थी, एक ऐसी जीत जिसे अंग्रेज कभी नहीं हरा पाए। तो अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। जो इतिहास हम आज तक पढ़ते और मानते आ रहे हैं, उसमें से कितना हिस्सा वास्तव में शिकारियों द्वारा लिखा गया है? ये विश्लेषण हमारे मन में एक गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या हमें ऐतिहासिक आख्यानों को ज्यों का त्यों मान लेना चाहिए, या हमें उन गुमनाम नायकों की अनकही कहानियों को भी ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए? इतिहास को हमेशा हर संभव दृष्टिकोण से देखने और समझने का प्रयास करते रहना चाहिए।
इसी विचार के साथ स्रोत सामग्री पर आधारित आज की हमारी ये प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने आपको सोचने का एक नया नजरिया जरूर दिया होगा।